और सीपीसी का दूसरा चैप्टर है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर दूसरा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ हम जो लॉ गेट में आते हैं। सूट्स एंड जनरल ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट्स एंड रिस जुडिकुटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो सिविल कोर्ट्स का मकसद है सिविल सूट्स, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के जो केस आपके हैं वो सिविल कोर्ट्स और सिविल सूट्स में सिविल कोर्ट में चलते हैं। लॉ गेट में इसमें मैंने जो भी लॉ गेट कब से शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा कौन सी खबर नहीं है। जो बार बार इस सेक्शन 9 में लॉ गेट में ये सवाल पूछा जाता है, कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कौन कौन से सिविल सूट्स कोर्ट में चलते हैं और कौन से सिविल सूट नहीं चलते हैं। आपको मालूम है सिविल नेचर, ये लफ्ज़ याद रखना चाहिए, सिविल नेचर के जो भी सूट हैं वो सिविल सीपीसी में और सिविल कोर्ट्स में चलते हैं। एक्सेप्टिंग जो कॉग्निजेंस हैं वो नहीं चलते, वो एक्सप्रेसली हो इम्प्लाइडली हो। ये आया है द कोर्ट्स शल भी कब कब पूछते हैं। द कोर्ट्स दिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। सिविल को आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये पहले 2-3 मरतबा आया है। सिविल एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। कॉग्निजेंस के जो सूट है वो हमेशा क्रिमिनल में चलते हैं, सिविल में नहीं चलते, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद स्टे क्यों लगता है? स्टे इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जो प्रॉपर्टी के इशू हैं, दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट हो गया है, एक पार्टी ने स्टे लगाया है क्योंकि उसको नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान ना पड़े, और दोनों पार्टी जब स्टे का मकसद है माना कोई भी पार्टी और जो प्रॉपर्टी है उस पे दोनों पार्टी ना आए जब तक इशू रिजॉल्व ना हो। स्टे का ये मकसद है। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially an issue in previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they are any of them claim litigating under the same title, where such a suit is pending in the same or any other court in Pakistan jurisdiction or relief claim। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आप और सूट नहीं फाइल करेंगे। वो कौन सी कहाँ पाकिस्तान में कहाँ भी जाएं, पहला इशू जो स्टे लगा है वो रिजॉल्व होगा, फिर आप दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं। इसका ये मकसद है। उसके बाद रेस जुडिकेटा का क्या मकसद है, पढ़ें। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सबस्टेंशियल इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली और सबस्टेंशियल इशू इन अ फॉर्मल सूट। इसका ये मकसद है कोई भी कोर्ट हो वो सूट फाइल नहीं चला सकती जब तक वो फार्मर सूट हम उसको बोलते हैं जो जिसने पहले सूट फाइल किया है, किसके दरमियान, बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर हुम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन अ कोर्ट competent to try such a subsequent suit in which issue has been such rise। जे अगर वो सूट राइज हो गया है, हैज़ बीन हर्ड, एंड उसके बाद कोर्ट सुनेगी और फाइनल डिसाइडेड कोर्ट देगी। इसमें ये एक्सप्लेनेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या है फार्मर सूट, और सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। उसके बाद बार टू फर्दर सूट। बार का मकसद है नो फर्दर सूट नहीं कर सकते।
या तो वेयर अ plaintiff is curricular by route from minister further in respect of any particular action he shall not be instituted, वो नहीं कर सकते जब तक पहला जो cause of issue है हल हो जाए। plaintiff suit respect of such a cause of action in any court in which a suit code applies। जो 12 नंबर है उसके दो में ये आया है, 3-4 मरतबा आगे पूछा गया है। Where a person challenge the validity of judgment, decree, order on the plea or of fraud, misrepresentation, want of jurisdiction। अगर उसको ये मालूम है कि जो डिग्री हुई है, जो जजमेंट हुआ है, जहाँ उसमें जो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, शल सीक इज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, वो क्या देगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि इसमें मुझे जजमेंट में, डिग्री में, आर्डर में मुझे फ्रॉड नज़र आ रहा है, यानी वांट अनजस्टिस नज़र आ रहा है। पास द फाइनल जजमेंट डिग्री आर्डर नॉट बाय सेपरेट सूट, इसलिए मैं अलग सूट नहीं कर सकता। ये इसमें आया, ये पूछा गया है 3 मरतबा। आप इस कैसे लॉ गेट में पूछते हैं, वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिग्री और आर्डर ऑन प्ली ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशंस, ये जो है ना लफ्ज़ गायब कर देते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए इसमें, ये 2 मरतबा 3 मरतबा लॉ गेट में आया। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन नंबर 15 पर, प्लेस ऑफ सुइंग, सूट के आप कैसे कर सकते हैं। कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट तव्हांजो जेको सिविल सूट आहे उहो जेका एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, हर सूट आप कर सकते हैं जो भी है लोएस्ट ग्रेड, यानी कि नीचे से ऊपर। 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड सूट सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, आप सूट कर सकते हैं पर सब्जेक्ट मैटर का ये मकसद है कि आपका इशू क्या है, आपका इशू क्या है और आपका कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है सिविल सूट से। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट्स, सूट्स में ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोएस्ट ग्रेड, और इसको आप अंडरलाइन कर दें, ये पहले 2-3 मरतबा आया है गेट में। शल भी आया है 2-3 मरतबा, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करने चाहते हैं। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या इमूवेबल पार्टीशन कह रहा है। फॉर सेल रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ये गेट पे 2-3 मरतबा पूछी जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये भी है, ये भी याद रखना चाहिए कि इन द सेक्शन प्रॉपर्टी का क्या मकसद है। प्रॉपर्टी का मकसद है मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। उसके बाद ये MCQs पूछा गया है इलस्ट्रेशंस, मिसाल के तौर पर ए रिजाइडिंग इन कराची, बीट्स बी इन कोटा, बी जो है मैसू नाइदर इन कोटा और इन कराची। ये एज इट आपको याद होना चाहिए, नाइदर कोटा और इन कराची, ये गेट में पूछा गया है। उसके जो 19 नंबर है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टीज़, वेयर सूट इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन टू मूवेबल प्रॉपर्टी if the wrong was done within the local limits of jurisdiction of one court and defendant resides, carries on business, personally works for gain within the local limits of jurisdictions of another court, the suit may be instituted at the options of plaintiff either of the said courts। ये पूछा गया है carries on business, यहाँ ये सारी स्टेटमेंट आपको दे दे, आपको पूछेंगे plaintiff defendant both none of them, तो इसमें जो प्लेंटिफ है ना वो आ गया है, प्लेंटिफ जी है ना, जी का मकसद है गेट में ये पहले 2 मरतबा
पूछा गया है। और उसमें ये भी याद रखेंगे कि जो सोर्स फाइल कंपनसेशन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं, ये गेट के कुछ सेक्शंस हैं, आपको जो 2-3 मरतबा रिपीट हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो आने वाले गेट है इंशाल्लाह वो भी इसमें कौन कौन से सेक्शन आए हैं और कौन नहीं आएगा। उसके बाद हम 47 पढ़ेंगे। 47 द क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, ये याद रखना चाहिए। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, all question arising between the parties to the suit in which the decree was passed of their representation relating to the execution, discharge or satisfaction shall be, and shall be भी याद होना चाहिए, determined by the court execute the decree not by separate suits. The court may subject to any objection as to limitation or jurisdiction treat a proceeding under this section as a suit or a suit as proceeding and may if necessary order or payment of any additional court fees. ये शल जो है ना, ये MCQs में आया है, जो 3 सेक्शन में बताया गया है ना। उसके बाद जो बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, पहली पैरा में ऑल क्वेश्चन अराइजिंग, ये भी गेट में आया है 2 मरतबा। और उसके बाद एग्जीक्यूटिंग डिक्री याद रखनी चाहिए आपको। 3 जो स्टेटमेंट है, वेयर आर क्वेश्चंस अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन आर इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी सच अ क्वेश्चन शल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। शल जो है ना, ये पूछा गया है। ये है 47 सेक्शंस, ये